गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेम्बल के बारे में बताया था कि प्रेम्बल क्या है, उसका लाने का उद्देश्य क्या था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे उनका पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेम्बल को लाने में। और हम साथ ही साथ हमने प्रेम्बल के बारे में पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या होता है और सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है। साथ ही साथ हमने प्रेम्बल के बारीकी को समझा था और प्रेम्बल के हर पहलू को आज समझने की कोशिश करेंगे और इसके हर वर्ड को, हर टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई जर्नी। जैसा कि प्रेम्बल, इसका अर्थ होता है उद्देश्य, यानी संविधान लिखने का उद्देश्य। आखिर किसका उद्देश्य था? हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं का उद्देश्य। किसके लिए उद्देश्य था? संविधान बनाने का उद्देश्य था। इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने भारत के संविधान को ऐसा ड्राफ्ट किया, ऐसा लिखा तो कि जो कि एक जीवंत संविधान है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पिछले कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आपने एनालाइज किया होगा कि सच में हमारा संविधान एक जीवन संविधान है। क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पहला तो यूनियन लिस्ट है, उसके स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है, फिर उसके बाद में रेजिडरी लिस्ट है। ठीक, यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जो रेजिडरी पावर्स है वो रिजर्व है, केवल पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। जैसे कि जब संविधान बन रहा था तब इंटरनेट नहीं था, उसके बाद में हमारे पास बहुत इंटरनेट नहीं था, कुछ और भी रिसोर्सेज नहीं थे, तो उनके लिए वो रेजिडरी पावर्स हैं कि जो भी चीज़ें नई आएंगी वो उन पर कानून बनाएगी पार्लियामेंट। जैसे कि कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे उस समय। लेकिन प्रेजेंट टाइम आप देख पा रहे होंगे कि आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, प्लस मोबाइल फ़ोन्स भी चला रहे हैं और कंप्यूटर भी चला रहे हैं। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगा, डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रेम्बल का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। आज हम डेमोक्रेसी की चर्चा करेंगे बारीकी से। डेमोक्रेसी, एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा डेमोक्रेसी। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए, आपका परिवार है, आपके परिवार में अगर आपके दादा, अगर आपके ग्रैंडफादर अगर हर चीज़ का जजमेंट लेते हैं, चाहे वो न्याय का जजमेंट हो, चाहे वो घर में कानून बनाने का जजमेंट हो या उसको इम्प्लीमेंट करने का कानून हो, तो इसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि राजतंत्र। लेकिन वहीं जब पूरी फैमिली मिलकर के डिसीजन लेती है और फैमिली के मेंबर एक आदमी को ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, एक कानून सौंपते हैं कि आप इस परिवार को चलाएंगे, लेकिन उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होगा, उसमें हमारे राइट्स होंगे, हम आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ मूवमेंट कर सकते हैं, हम आपको कंडेम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हम इस डेफिनेशन को बहुत बारीकी सेंगे, आखिरकार उनका कहने का उद्देश्य क्या था, प्लस हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी किन किन देशों में अडॉप्ट की गई है और डेमोक्रेसी कैसे बेटर है एरिस्टोक्रेसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत जब गुलाम था उसके बाद हम इंडिपेंडेंस हुए, ब्रिटिशर्स थे, तो हमने एक प्लान सोचा कि हम भारत में डेमोक्रेसी लाएंगे जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, सभी को अधिकार दिए जाएंगे, सभी को इक्वल पावर प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस सभी लोगों के बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके लिए हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया
इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर बहुत से ऐसे राइट्स जो है वो दिए गए जनता को, जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए एग्जाम्पल तौर पर। और डेमोक्रेसी के और भी टूल्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए पहला टूल्स आपका है रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसा कि आपको जानकारी होगी, हमारी डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसमें क्या होता है कि हमारी जनता जो है हमारी जनता एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट भेजती है, जो कि एक नेशनल असेंबली है। उस नेशनल असेंबली में लोकसभा में 543 प्रेजेंट टाइम में मेंबर हैं। उन्हीं में से कुछ मेंबरों को चुन करके गवर्नमेंट बनाई जाती है। वो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? देश का वेलफेयर करना, लोगों का वेलफेयर करना, और लोगों को रूल करना नहीं होता है, क्योंकि रूलर पब्लिक खुद है। पब्लिक जो है वही रूलर है। डेमोक्रेसी में पब्लिक ही रूल करती है, लेकिन क्या वो अब इनडायरेक्टली रूल करती है। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वही स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और यूनाइटेड स्टेट जो है वो गोल्डन डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। इसके साथ साथ ब्रिटेन भी डेमोक्रेसी कंट्री है, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी कंट्री है, जापान डेमोक्रेसी कंट्री है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे नेशंस हैं जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो की गई है। अब इसका मतलब होता है इलेक्टेड बाय द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए हमारे देश की जनता है वो किसको इलेक्ट कर रही है? रूलर्स को, रूलर्स द प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट को। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पब्लिक का वेलफेयर करते हैं। पब्लिक रूल नहीं करते, पब्लिक वेलफेयर करते हैं। और डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी एक ब्यूटी ये है कि हमारे देश की जनता डिसाइड करती है कि कौन रूलर होंगे, कौन रूलर नहीं होंगे। अब मैं आपको सेकेंड एग्जांपल देने जा रहा हूं, नीड मिनिमम फोर्स। नीड मिनिमम फोर्स, देखिए ये सेकेंड टूल्स है। डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट पब्लिक को मूवमेंट करने से, प्लस स्ट्राइक करने से, प्लस क्रिटिसाइज करने से रोकती है, प्लस अगर सेक्शन 144 144 धारा अगर सेक्शन इम्पोज करती है, तो ये डेमोक्रेसी की एक्चुअलिटी नहीं है। जहां पर जनता स्ट्राइक कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, प्लस मूवमेंट करने के साथ साथ प्लस क्रिटिसाइज कर सकती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिटिसाइज करो। अभी नहीं आप उनको मतलब एब्यूजिंग वर्ड यूज करोगे, ऐसा नहीं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। हमारे देश में एक खूबसूरती और है डेमोक्रेसी में कि हम संविधान को गाली देते हैं। हम संविधान को भी गाली देते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि संविधान ने ही पावर दी, आप उसको भी गाली दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मिनिमम नीड फोर्स, यस, इस मतलब कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप बल का बहुत कम यूज करेंगे। अगर सरकार बल का यूज करती है तो वो सरकार डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है, वो डेमोक्रेसी बिलीव नहीं कर रही है। इसलिए देश की जनता पर, और आपने एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहूँगा आपको कि अभी रिसेंटली अभी किसान मूवमेंट चल रहे थे। जो फॉर्म्स लॉ एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, उसको लेकर के हमारे पंजाब और हरियाणा किसानों ने स्ट्राइक पर बैठे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो उस मूवमेंट में जो पुलिस फोर्स है उन्होंने कांटे बिछाए थे, उन्होंने वाटर टैंक से वाटर थ्रो किया था। तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं है। डेमोक्रेसी में पब्लिक को राइट दिए जाते हैं, पब्लिक को बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, अपनी सरकार से प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और वही किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आप इस फार्म्स लॉ एक्ट को आप वापस कर लीजिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई थी, प्लस फार्मर भी अड़े हुए थे, और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा और जो फार्म्स लॉ एक्ट है उसको वापस लेना पड़ा।
तो इस डेमोक्रेसी में सेकेंड टूल्स ये है कि आप कम से कम फोर्स का यूज करेंगे। तीसरा जो टूल्स है वो आपका स्ट्राइक करने का है, मूवमेंट करने का है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, और कंडेम कर सकते हैं आप, कंडेम कर सकते हैं। देखिए डेमोक्रेसी की सबसे एक विशेषता ये भी है कि आपको संविधान ने आर्टिकल 19 में आपको कई सारे राइट्स दिए हैं। जैसे आप सभा संगठित कर सकते हैं, आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, आप कहीं घूम सकते हैं, आप मतलब कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को कर सकते हैं, प्लस आप सरकार को कंडेम कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनली आप कंडेम कर सकते हैं, एक कानून के दायरे में, एक मर्यादा में, एक लिमिटेशन में। अदरवाइज आप लिमिटेशन और अगर मर्यादा क्रॉस करते हैं तो फिर आपको लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए स्ट्राइक, मूवमेंट, क्रिटिसाइज एंड कंडेम ये भी एक टूल्स है डेमोक्रेसी का। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो हमको प्रोवाइड कराई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू, दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई क्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी है। आपने देखा होगा एडोल्फ हिटलर मोनार्की था। अभी आप रिसेंटली आप देख रहे हैं कि किम जोंग उन एक डिक्टेटर है जो कि वहाँ के राइट्स छीन रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड को चपेट में लिया था। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो पेशेंट्स है उनको उठा करके अराउंड 80,000 पेशेंट्स को उठा करके पता नहीं कहाँ उनको शिफ्ट कर दिया कि आज उनका पता नहीं है। लेकिन वहीं इंडिया में क्या है, इंडिया में भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फूड प्रोवाइड कराया, वैक्सीनेशन दिया, प्लस उनको केयर करने के लिए उनके बहुत शेल्टर दिए। तो ये डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट एरिस्टोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों का वेलफेयर करो, ना कि आप पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करोगे। अगर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो फिर पब्लिक आपको रिवॉल्ट कर देगी। और एक और खूबसूरती है कि पब्लिक ही गवर्नमेंट को बनाती है और पब्लिक ही गवर्नमेंट को हटाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जब भी कोई वर्क करती है तो वो डीपीएसपी को लेकर के साथ चलती है, ताकि सेंटर को डायरेक्ट, हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन दिए हैं डीपीएसपी थ्रू कि आप सिर्फ पब्लिक का वेलफेयर करेंगे, ना कि पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। अगर आप पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो पब्लिक आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में बाहर कर देगी सत्ता से। उसके बाद उसके बाद में न्यू वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक इसका तो सीधा सा मतलब होता है कि हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना हुआ होगा। गणतंत्र यानी कि गण का, लोगों का तंत्र, ना कि राजा का तंत्र, ना कि किसी डिक्टेटर का तंत्र। गणतंत्र मतलब होता है गणों का तंत्र, यानी कि मतलब कि देश की जनता का तंत्र। और जनता का जो तंत्र है उसे कहते हैं रिपब्लिक। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, ना कि हेरिडेटरी होता है। आपको पता होगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई है। यहाँ पर कोई एरिस्टोक्रेसी या कोई मोनार्किज्म नहीं है कि जहाँ पर मतलब कि जो प्रेसिडेंट कह दिया वही सब कुछ हो गया। नहीं, यहाँ क्या है, जो पावर सेंटर है वो पब्लिक के हाथ में, ना कि सिंगल पर्सन, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जो पावर सेंटर वो पब्लिक के पास है। प्लस पावर ऑफ सेंटर पब्लिक rather than single person।
सिंगल पर्सन। सेकेंड टूल्स इसका ये है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इसमें इसका सेकंड टूल्स ये है कि जो हमारा संविधान है वो इलेक्टेड, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडेटरी होगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली इलेक्शंस क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, कहीं कहीं असेंबली इलेक्शंस होते हैं। तो हमारे देश की जनता लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा इलेक्शन में डायरेक्ट चुनती है। डायरेक्ट चुनने के बाद में वो अपनी अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये होता है कि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। उस पद्धति बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल ट्रांसफर वोट्स। इस सिस्टम में मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली वोटिंग होती है, और जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट वोट पाता है वो देश का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। तो इसके पास पावर्स नहीं है, इसके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, लेकिन इसके पास होल्सफुल अथॉरिटी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन पर पब्लिक है। तीसरा जो टूल्स है वो है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर किसी को विशेषाधिकार नहीं है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं, एंड इक्वल बिफोर लॉ, और कानून के ऊपर कोई नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एक गरीब हो, एक रिक्शे वाला हो, एक मजदूर हो, वो भी कानून की नज़रों में समान है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो राष्ट्रपति को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराता है, गवर्नर को प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान सभी के लिए समान है। संविधान से ना कोई ऊपर है ना कोई असमान है। अब एक और इसमें टूल्स है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सर ये भी बता दूं आपको कि ये भी एक रिपब्लिक कंट्री का टूल्स है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो हमारे पास हमारे पब्लिक को वोट्स का राइट नहीं था, कुछ लोगों को था। अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ मॉन्टेन्यू स्टेम्स और रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसमें जिसके पास एजुकेशन थी, जिसके पास जो टैक्स पे करता था, प्लस जो प्रॉपर्टी थी, उनको राइट टू वोट था। उसके बाद पब्लिक को राइट टू वोट नहीं था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने सभी लोगों को राइट टू वोट देने का अधिकार दिया। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 326 यानी आर्टिकल 326 सभी लोगों को राइट टू वोट का अधिकार देता है। अगर किसी कंट्री में अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और टैक्स के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर अगर उसको राइट टू वोट का दिया जाता है तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं कहलाता है। जिस देश में बिना किसी आदमी कास्ट को देख करके, किसी रीजन को देख करके, किसी प्लेस ऑफ बर्थ को देख करके, ना किसी एजुकेशन देख करके, टैक्स को देख करके, अगर प्रोसेस नहीं है तो वहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज फॉलो होता है। और हमारे देश में यही है कि जो इंसान 18 साल का है वो वोट दे सकता है। ये हमारे देश के कानून की एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है, एक विशेषता है।
जिसके कारण हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक बेस है, वो स्ट्रांग हो रहा है। हमारे देश की जो पब्लिक है वो बढ़ चढ़ के इलेक्शन पार्टिसिपेशन करती है। जैसे कि रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए हैं 4 राज्यों में, राजस्थान एंड एमपी, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। आपने देखा होगा कि बहुत बहुत लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और एक महोत्सव मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी व्यवस्था की, एक महोत्सव टाइप का हुआ, मनाया गया, जो कि बहुत लोग, मतलब कि देश की, स्टेट की पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इलेक्शंस में। तो इस तरीके से जो रिपब्लिक है, वर्ड है, वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सो अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस दीज वर्ड्स, व्हाट इज द जस्टिस, व्हाट इज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। आपको पता होगा कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना। जैसे ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जस्टिस क्या होता है, सोशल क्या होता है, इकोनॉमिकल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, इक्वलिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एंड फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशंस क्या होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।